स्वीडन मुख्यालय वाले विडेम इंस्टीट्यूट ने लोकतंत्र पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक निर्वाचित तानाशाही देश है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर लोकतंत्र को पीछे धकेलने का आरोप लगाते हैं। जब मोदी सत्ता में आए तो मानवाधिकार समूहों पर दबाव बढ़ गया, पत्रकारों और प्रचारकों को धमकाया जा रहा है और खासकर मुस्लिम समुदाय पर हमले हो रहे हैं। इससे भारत में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं कमजोर हुई हैं। मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत की नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट आ रही है और स्वतंत्र देशों के शीर्ष रैंक से भारत की गिरावट दुनिया के लोकतांत्रिक मानकों को नुकसान पहुंचाएगी। मोदी के शासन में भारत में अभिव्यक्ति, संचार और नागरिक समाज की स्वतंत्रता सबसे कमजोर रही है और भारत की सेंसरशिप पाकिस्तान जितनी कठोर और पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। भारत सरकार के व्यवहार ने मुस्लिम विरोधी भावना को बढ़ावा दिया है, धार्मिक संघर्ष को बढ़ावा दिया है और देश की राजनीतिक विविधता को नुकसान पहुंचाया है। पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रहा है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देश से सीमा विवाद रहा है। नमस्कार, समृद्ध मीडिया में आपका स्वागत है। सीमा विवाद और नेपाल भारत संबंध में चर्चा करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। नेपाल भारत संबंधों को स्थिर और भरोसेमंद बनाने के लिए भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति बदलनी चाहिए। ब्रिटिश भारतीय काल की रूपरेखा और सोच आम नेपाली की नई चेतना से मेल नहीं खाती। नेपाल की सीमा आस्था पर आधारित मानी जा सकती है। उत्तर में प्रकृति की सुरक्षा और तिब्बत के साथ पिछले युद्धों के कारण सीमा को कम नहीं किया गया है। चीन के साथ सीमा संधि ने इसे और अधिक स्थिरता प्रदान की है। सुगौली संधि द्वारा निर्धारित अन्य 3 दिशाओं की सीमाएं काली, महाकाली पूर्व और मेची पश्चिम क्षेत्र हैं और आज तक नेपाल का साम्राज्य इसके भीतर फैला हुआ है। लेकिन चूंकि यह पूरी तरह से खुली सीमा है, इसलिए कुछ क्षेत्रों पर दोनों तरफ के निवासियों का कब्जा है। जैसा कि सुगौली संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लेख है कि काली नदी का पूर्वी भाग नेपाल का है। यदि नेपाल और भारत वास्तविक काली नदी, महाकाली का निर्धारण करने के लिए तैयार हैं, तो नवीनतम विवाद सुलझ जाएगा। जब दोनों पक्ष अपने साक्ष्यों के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो पड़ोसी देशों के बीच मित्रता सदैव बनी रहेगी और विश्वास बढ़ेगा। एक तथ्य यह भी है कि कालापानी क्षेत्र में भारतीय सेना मौजूद है और इसकी जानकारी नेपाल को काफी समय से दी जा रही है। नेपाल द्वारा इस मुद्दे को तत्परता से नहीं उठाने के कारण ही कालापानी की समस्या इतने लंबे समय से चली आ रही है और यह रात और दिन जैसी हो गई है। अब नेपाल और भारत के बीच गहरे, व्यापक और ऐतिहासिक संबंधों पर कोई दाग न लगे, इसके लिए दोनों देशों की सरकारों को तैयार रहना चाहिए और शांतिपूर्ण कूटनीतिक तरीकों से इसका समाधान निकालना चाहिए। सभी दलों को विश्वास का माहौल बनाने के लिए सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि यह उन दोनों के हित में नहीं है जो इसका राजनीतिकरण करते हैं और प्रदर्शनात्मक नीति की ओर बढ़ते हैं। नेपाल भारत के रिश्ते आज एक नए मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस है। नेपाल का मानना है कि दोनों देशों को संबंधों को समय और परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के उपाय करने चाहिए। दूसरी ओर भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि पारंपरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में ऐसा बुनियादी बदलाव अभी तक नहीं आया है। लेकिन दोनों देशों द्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह को आपसी संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करने और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नए सुझाव देने को कहा गया। इसमें नेपाल द्वारा उठाए जा रहे सीमा विवाद, 1950 की संधि और अन्य मुद्दों पर दोनों पक्षों की सहमति से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट भी दोनों पक्षों के कार्य समूह के सदस्यों की सहमति से तैयार की गई थी। हालांकि 5 साल बाद भी भारत सरकार इस रिपोर्ट को समझने को तैयार नहीं है और यह अटकी हुई है। यदि भारत को ऐसे समूह की आवश्यकता महसूस नहीं होती तो कार्य समूह का गठन ही नहीं होता। दरअसल नेपाल भारत के अनेक आयामों के बारे में निष्कर्ष निकालना कोई आसान काम नहीं है।
इसके राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खुली सीमा आदि मुद्दों पर गहन शोध के बिना अनुशंसा करना कठिन है। चूंकि दोनों पक्षों के सदस्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन हुआ है। हालांकि यह कहना संभव नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने द्वारा बनाए गए कार्य समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट को समझना मुश्किल क्यों था। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब स्थिति क्या होगी और इसे लागू करने के आधार को समझें भी तो आधार खत्म हो चुका है, क्योंकि नेपाल के प्रति भारत की पिछली सरकारों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। कूटनीति में इस समय तक किसी रिपोर्ट को न समझने का मतलब यह हो सकता है कि उसकी क्षमता खत्म हो गई है। भारत की नेपाल नीति को हमेशा 1950 की शांति और मैत्री संधि के दायरे में देखा जाता है। नेपाल का मानना है कि नई परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव किया जाना चाहिए और अब यह रूपरेखा अप्रासंगिक है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विकल्प क्या होगा। चूंकि प्रबुद्ध समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिए अनुमान के आधार पर विकल्पों पर बहस करना उचित नहीं है। अतः यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि नेपाल की भारत नीति क्या है। इस तरह के परस्पर विरोधी विचार और रुख से स्पष्ट संबंध नहीं बन सकते। नेपाल भारत संबंध जटिल नहीं हैं, लेकिन कुछ सतही समस्याओं को लेकर दोनों पक्ष गंभीर नहीं हैं, इसलिए ये उलझे हुए हैं। ऐसा बार बार दोहराए जाने से रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जहां तक सीमा विवाद की बात है, तो यह ऐसे व्यापक संबंधों और खुली सीमाओं वाले देशों के बीच बार बार आने वाली समस्या है। हालांकि इसे पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इच्छाशक्ति और संबंधित तंत्र को सक्रिय करके ही इसे प्रबंधित करना संभव है। विवाद तब बढ़ गया है जब नेपाल का कहना है कि भारतीय सेना को कालापानी क्षेत्र से हट जाना चाहिए और लिम्पियाधुरा के पूर्व में पश्चिमी सीमा का हिस्सा सुगौली संधि के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए और भारत लिपुलेख से आने वाली नदी को सीमा नदी मानता है। कालापानी में भारतीय सेना और नेपाल की ओर बन रही मौजूदा सड़क को नेपाल का बताया जा रहा है। अब मुख्य काली नदी, सीमावर्ती नदी को तय करने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। दक्षिण पश्चिम सीमा पर सुस्ता भी एक और विवादास्पद मुद्दा बनता जा रहा है। अन्य स्थानों पर खुली सीमाओं पर स्थानीय निपटान विवाद होते हैं। दोनों पक्षों की टास्क फोर्स को समय समय पर इनकी निगरानी और प्रबंधन या समाधान करना चाहिए। भारत की सुरक्षा रणनीति में नेपाल की उत्तरी सीमा बेहद संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि भारत का मानना है कि चीन के साथ उसके रिश्ते भरोसेमंद और भरोसेमंद नहीं हैं। नेपाल भारत संबंधों के स्वरूप और एक मजबूत राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे भारत को देखते हुए नेपाल का महत्व उसके लिए बढ़ गया है। एक तरफ नेपाल की अपनी सोच और रिश्तों का विश्लेषण होने लगा है, तो दूसरी तरफ बाहरी ताकतों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। इसलिए नेपाल के शासकों की विदेश नीति की कुशलता उनमें दिखनी चाहिए। शब्द और कार्य। आज तक चली आ रही तदर्थवाद, व्यक्तिपरक सोच और कार्यप्रणाली अब नहीं चलेगी। नेपाल भारत संबंधों को स्थिर और भरोसेमंद बनाने के लिए भारत को भी अपनी नेपाल नीति में बदलाव करना चाहिए। ब्रिटिश भारतीय युग की रूपरेखा और सोच नेपाली लोगों की नई चेतना से मेल नहीं खाती है। नेपाल अपना अस्तित्व बचाने और विश्व मंच पर खेलने के लिए अपनी नीति स्वयं निर्धारित करेगा। चीन के साथ भारत का रिश्ता नहीं बन सकता। अकेले सीमा पार करना और क्षणभंगुर रणनीति यह निर्धारित नहीं करती कि किसका क्या रिश्ता होगा। भले ही चीन के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध कायम रहें, लेकिन यह भारत की तरह बहुआयामी नहीं हो सकता। भारत के साथ समस्या होने पर चीन को सक्रिय करने का खेल खेलना देश के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अब विश्व राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना बढ़ गई है। इससे न केवल देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, बल्कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए नेपाल को नाजुक संतुलन की नीति अपनानी चाहिए और मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा देश के विकास में लगानी चाहिए। विकास के बिना न तो आंतरिक स्थिति मजबूत होती है और न ही विदेशी हम पर भरोसा करते हैं। लोकलुभावनवाद के नारे और भाषण समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि समस्या को और बढ़ाते हैं। नहीं राष्ट्रवाद, जो हमेशा विदेशियों पर उंगली उठाता है, समस्या का समाधान करता है।
हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।